सर कश्मीर आपका इतना खूबसूरत सा घर है, रेनोवेट करवा लिया आपने, 120 साल पुराना घर, रेनोवेट डल लेक कराया के है। सामने ही है बिल्कुल। ये मेरा घर जो है ये झेलम पे है, अच्छा। तो उतना ही बनाया बचा है मेरे पास। ज़्यादा हाँ। ज़मीन थी, अब हाँ। वहाँ 7 वाला बहुत सारी ज़मीनें चली गई। जब हालात ख़राब हुए तो मेरे फैमिली ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। मेरे ब्रदर ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखा, मुझे सुझाव था, मैंने रखा है। तो उस घर को रेनोवेट कराया है टू मेक इट इनटू अ हेरिटेज होम, ताकि बिकॉज अकेला तो आदमी जाके नहीं रह सकता है उसमें। क्योंकि मैं शायद दिल्ली का बेस तो नहीं खत्म करूंगा, बट जाने की कोशिश करता रहता हूँ वहाँ पर। तो एज ए हेरिटेज होम जिसे आप कहते हैं फॉर टूरिज्म एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, उस आइडिया से मैंने उसको डेवलप करा। वो पूरा इस हालात में बच गया, बस इतना था। जला भी दिया था ना आपका मेरी घर, बीइंग जज होते हुए भी जला दिया था। 2 कॉटेजेस जलाई गई मेरी। नहीं, एक कॉटेज तो शुरू में जब 90-91 में प्रॉब्लम उठा था, तो हमारी कुछ जमीन नगीन में थी, वो जला दी थी इन्होंने कॉटेज शुरू में ही। शायद कुछ लोग हाइड कर रहे थे, दे थ्रू वुडन कॉटेजेस होती हैं, आग लग जाए तो। दूसरी कॉटेज तो अनफॉर्चुनेट था कि 2005 तक वो सरवाइव कर गई थी। उसमें हमारी फैमिली पूरी गई, वो एक्विजिशन के डिस्प्यूट में थी। अच्छा। तो वो क्या बोलो, पॉलिटिकल इश्यूज थे। जिस दिन हम वहां से आए उस दिन किसी ने आग लगा दी। मैंने कहा ये आर्सन नहीं है, ये तो आई न्यू व्हाट वाज बिहाइंड इट, बट अब क्या करा जाए। पर कितना गलत है सर, ये तो इमोशनली भी मतलब आप लोगों को। तो वो एक ही मुझे, जब हम गए थे हमें लगा इसको रिपेयर करा सकेंगे। जो हमारा घर है उसमें ये वाला घर प्रोटेक्टेड एरिया में था, तो इसमें वैंडलाइजेशन हुआ, सामान वामान सब निकल गया। हम एक बार 1995 में मैं और मेरे फादर गए थे, जितना सामान हम ला पाए ले आए, पोर्ट्रेट्स वगैरह सब। हाँ, निकल गया सामान बाकी, और डैमेज भी हुआ। मतलब बाथरूम फिटिंग्स हैं, बाकी वो तोड़ तोड़ के लोग उसका मेटल ले गए। तो वो पुरानी फिटिंग्स हैं, तो उसको इनको रिपेयर कराना एक चैलेंज होता है। और क्योंकि इतना पुराना घर था, मुझे एक अटैचमेंट थी कि इसको मैं रिपेयर करा के, और इससे मेरे शायद बेटियों का भी कनेक्ट रहेगा। कोई जगह होनी चाहिए तो कनेक्ट रहता, नहीं तो क्या था हम अपने रूट से अलग हो जाते हैं। हाउ इमोशनली कनेक्टेड यू आर। अभी जून में आप 2 हफ्ते रह के भी आए थे ना? मैं कोई हफ्ता 10 दिन रहा वहाँ पर, उसको वही देख रहा था। उसको बाकी चीज भी जो है, स्मॉलर लैंड्स जो बची उनको देखता हूँ जाके। उनको भी डेवलप करूंगा आस्ते आस्ते। ये एक रुचि है मेरी। आई फील कि अगर हम कनेक्टेड रहेंगे, ये एक हमारे एक एजर्शन भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हमारे कम्युनिटी के नहीं रहे जब माइग्रेशन के समय, जिनका एटलीस्ट कोई वर्थवाइल होल्ड या होल्डिंग है। तो उस चीज़ को एक एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इसी बात पे मैंने 370 में जो एपिलॉग लिखा था, इसी बात पे जब मैंने कहा था कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, वो इसलिए कहा था कि आई डोंट थिंक किसी सरकार ने रियली बियॉन्ड स्टेज हेल्प करा है इसमें। और आप एक डिनायल मोड में थे। आपको ये तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि 4 लाख या 5 लाख आदमी वहां से निकल के गया है, आपके ही देश का भाग था, उसमें से निकल के गया है। एक्नॉलेज द प्रॉब्लम दे हैव फेस्ड। आर्मी जब आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो देश से निकलने का इशू बन गया था, तो आर्मी का काम है वॉर्स फाइट करना, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना नहीं। उसमें भी जातियां हो सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ है, मणिपुर वगैरह में। हाँ। तो कई जगह होता है ये। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो एक साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसका पर्पस इज नॉट टू क्रिमिनली कन्विक्ट पीपल, बट ये आइडिया था कि लोग सच बोलें, एक्नॉलेज करें कि क्या हुआ, क्या जातियां हुई। बट वो द व्यू वाज ओनली एक्सप्रेस्ड बाय मी, एंड दिस इज Khanna agreed with my view on this issue also. So it is 2 judges out of 5 who said that there should be. But I thought ये suggestion है, एक suggestion है सरकार के लिए, एक way forward है, एक acceptance लेने के लिए. Rest it becomes a political decision whether they want to do it or not. सर, आर्टिकल 370 का जजमेंट कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पर्सनल भी था? देखिए, मैंने ये कहा ना, आदमी को एक लीगल इशू और पर्सनल इशू को अलग रखना सीखना पड़ता है। आई थिंक हमारी ये ट्रेनिंग है एज जजेस। मेरा परिवार पार्टीशन में भी सफर करा था, उधर से आया था। बहावलपुर और लाहौर में थी ना आपकी जमीन? है, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। बहावलपुर और लाहौर में था, और कश्मीर में था, बेस था। दिल्ली में तो कुछ था नहीं हमारा।
एटलीस्ट जो था वो, मतलब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की यहाँ भी कुछ था, विंटर होम, तो वो कभी आते नहीं थे तो निकाल दिया था उन्होंने, तो वहाँ भी लॉस हुआ। फिर कश्मीर की इन्वेजन हुई 48 में, फिर हम दिल्ली आए पोस्ट पार्टीशन, तो यहाँ पर हुआ। तो उस चीज को आदमी अगर सोचता रहेगा, रहता रहेगा, तो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, एक रिग्रेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड आई थिंक माय व्यू वाज दैट कश्मीर मस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर मैं हर चीज में पर्सनलाइजेशन लाऊंगा तो मैं एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। जस्टिस एडमिनिस्टर करने में हमारा एक बैकग्राउंड रहता है, एक अपब्रिंगिंग रहती है, लेकिन जब हम अलग अलग जजेस, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग प्रांत से आके सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, तो हमारी ये बिलीफ है कि हम एक ऑब्जेक्टिवली अपना काम कर सकते हैं, तभी वहां आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिवली काम करें तो उसको पर्सनलाइजेशन को अलग लिख के, शायद जो इनमें मैंने प्रोलॉग लिखा था वो एक पर्सनलाइज्ड व्यू थी, बट इट इज आल्सो अ व्यू टू फाइंड ए वे फॉरवर्ड। ओके सर, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ और आपको उसकी स्टोरी बतानी है मेरे को। आप ही की पिक्चर है वो, बड़ी खूबसूरत सी है, एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट। जस्ट अ सेक। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो आप? ये एक मैं थिएटर करता था बहुत, स्कूल में भी करा। while passing out I had the award for contribution to dramatics, जो passing out बैच में था, along with 2 others। कॉलेज में भी करा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी करा। लॉ में भी जहाँ कुछ नहीं होता था हमने शुरू करा, और लोगों से मिलके प्लेस करे, उसको डायरेक्ट भी करा, उसमें एक्ट भी करा, उसमें मेकअप भी करा, स्टेज सेटिंग भी करी। अच्छा, मेकअप भी किया? क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं थे। तो मैंने प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स के संग भी काम करा। प्रोफेशन में आ गया तो टाइम नहीं मिलता, सब छूट जाता है। हालांकि लाहौटी साहब ने एक बार मुझे कहा था कि फर्क क्या पड़ता है, तुम लोग ये कुछ एज लॉयर भी तो करते रहते हो। तो उसके बाद जब मैं जज बन गया तो हमारा, मैं मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ, वहाँ पर हर साल एक प्ले होता है, और अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ये वॉलंटरी होता है, नॉट ए टिकटेड शो, बट वो होता है। तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप इंटरेस्ट कर लो। मैंने कहा इतने साल हो गए, अब क्या करूँगा, डायलॉग ही याद नहीं रहेंगे, कैसे होगा। तो उन्होंने पुश करा, मैं उसी में जज बना था। तो मेरे जो सीनियर जज थे, एक्टिंग चीफ थे, उनसे मैंने पूछा। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट में थे? दिल्ली हाई कोर्ट, जैसे देवेंद्र गुप्ता था। मैंने कहा जी ये कर लूँ मैं? इसे तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, लिबरल दैट। सो आई परफॉर्म्ड एज अ जज आल्सो। 2 प्ले करे मैंने। कौन कौन से थे? एक तो अनारकली था। क्या बात? इट्स अ स्पूफ ऑन अनारकली जो था, और एक और था। आपका क्या कैरेक्टर था? वो मैंने तो कहा था बहुत छोटा सा दो, फिर उसमें भी छोटे छोटे करते हुए बड़ा ही रोल आ गया था जब तक मैंने करा। बट फिर वो कहीं ना कहीं उसके लिए कमिटमेंट चाहिए थी, 1 महीने के लिए तो चाहिए होती थी। उसके बाद जब मैं और बिजी हो गया तो टाइम भी नहीं मिला, तो शायद उस गैप में बिटवीन अर्ली डेज ऑफ जजशिप में मैंने 2 बार करा। अच्छा। बट मेरा इंटरेस्ट रहा है थिएटर में। कोशिश करता हूँ जब मौका मिल जाए तो जाके देख लूँ। हाँ, आपने सर ये भी कहा था कि बाय गॉड्स ग्रेस पैसे वैसे हैं मेरे पास, अब मैं अपने रिटायर होने के बाद अपने इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दूंगा। हाँ, देखिए मैं जब जज बन रहा था तो आई स्टिल कंसिडर आई वाज प्रिविलेज्ड, आई एम प्रिविलेज्ड बाय फैमिली सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने यस नहीं कहा था, तो मुझे जस्टिस आनंद थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जानते थे मेरे परिवार को। तो एक डिनर था, आई स्टिल रिमेंबर, अभिषेक सिंघवी का, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, जजेस थे, लॉयर्स थे, मैं आ गया हुआ था। तो 2-3 दिन पहले, उसके पहले प्रसाद साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरे से कंसेंट मांगी थी। उन्होंने मेरे को, आनंद साहब ने बुलाया मुझे, तो वहीं पार्टी में, तो मेरी वाइफ स्टार्टेड मूविंग अवे, तो बोले नहीं आप भी आ जाओ, इट अफेक्ट्स यू, इससे तुमने कंसेंट नहीं दिया अभी तक, यू कैन अफोर्ड टू बी ए जज। मैंने कहा सर दैट इज नॉट द इशू, सिर्फ ये था कि आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं यंगर जजेस को, उस वक्त ये कुछ था, दे वर ट्रांसफरिंग सम जजेस आउटसाइड, ये मुझे सूट नहीं करती चीज़ को।
मेरी फैमिली सर्कमस्टांस ऐसी है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और माय वाइफ वाज टीचिंग इन द स्कूल एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैं विद ऑल ऑनर मैं ले नहीं पाऊंगा अनलेस आई एम इन दिल्ली, एंड दैट्स माय ओनली रिक्वायरमेंट एंड आई एम अ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, आई डोंट नो कितने नाम जा रहे हैं क्या, माय सीनियरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ही सेड डन, गो एंड गिव योर कंसेंट। मैंने कंसेंट दे दिया। उस कंसेंट फॉर्म में वो एक कॉलम होता है जिसमें यू टू फिल 2 अदर कोर्ट्स वेयर यू आर विलिंग टू गो, तो उसको भी मैंने नो लिखा। अच्छा, नो ही लिख दिया आपने? मैंने पूछा तो मैंने कहा जी मैं नहीं जाने को तैयार हूं, मैं जज दिल्ली में ठीक हूँ, वकालत में भी दिल्ली में ठीक हूँ। अच्छा। क्योंकि ये पता है कि चीफ जस्टिस जाते हैं यहाँ बाहर, बट उस वक्त तक आपके फैमिली सर्कमस्टेंस डिफरेंट होते हैं, सेटल हो चेंज हो जाते चुके होते हैं। इट्स अ पर्सनलाइज्ड व्यू, कोई और जाना चाहे, मैं उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सो उसको उस तरीके से जज बने, उसको बड़े स्मूथली जाता था। देखिए दिसंबर के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में मेरी कंसेंट ली गई थी फॉर ए वेकेंसी व्हिच अरोज वाज गोइंग टू अराइज इन मार्च। ओह। एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून में आई हैड ऑक्यूपाइड द पोस्ट। So one of the very good times I enjoyed, I can say, 10 दिन तक between the chief justice asking me not to appear and my appointment there was a gap of 10 days. अच्छा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन 10 दिन। मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया, वहाँ उन दिनों इनवाइट आया, मैं यूनिवर्सिटी का लॉयर होता था, तो द डीन इनवाइटेड मी, कॉफी हाउस नया खुल रहा था। अच्छा। मैंने कहा चलते हैं, हमें क्या करना है, हमें तो कुछ खाली बैठे हैं। कोई अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहता था चलो अब लंच पे चलते हैं, ये 10 दिन ही है जब इंटरेक्शन भी आराम से हो सकता है। So I used to always say this is changeover of life from one phase to another phase. Okay, that's great. So that way this is another phase of life post retirement. Okay.